हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो दो टॉपिक हैं। सबसे पहले पावर से शुरू करते हैं। तो पावर का बेसिक कंसेप्ट तो हमको पता ही है। पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन। तो किसी भी रेट की तरह से मैं दो तरह के काम कर सकता हूं, एवरेज पावर या इंस्टैन्टेनियस पावर। एवरेज पावर का मतलब हो जाएगा बेसिकली डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। यानी कि सपोज करो मेरे पास एक ब्लॉक है, इसको मैं t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक कुछ डिस्प्लेसमेंट कराऊं, जिसकी वजह से कुछ वर्क हो। इस वर्क को 10 सेकेंड से डिवाइड कर दूं, तो जो भी टोटल वर्क किया गया उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं, तो जो मेरे पास चीज आएगी वो एवरेज पावर हो जाएगी। तो एवरेज पावर बेसिकली वर्क डन फ्रॉम T1 टू T2 अपॉन एवरेज पावर हो जाएगी टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। दूसरी चीज आ गई इंस्टैन्टेनियस पावर। तो इंस्टैन्टेनियस पावर बेसिकली डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी ना होकर के डी डब्ल्यू बाई डी टी हो जाएगी। और इस चीज की वैल्यू एफ डॉट डी एस बाई डी टी हो जाएगी। ठीक है, वर्क हमारा क्या है, एफ डॉट डी एस है। अगर मैं उसको डी टी से डिवाइड करूं तो जो एवरेज पावर हो जाती है एफ डॉट वी हो जाती है, जहां पे एफ तुम्हारा फोर्स है और वी वेलोसिटी है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो जो भी मेरी फोर्स अगर कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ये एंगल थीटा होगा, तो जो मेरी इंस्टैन्टेनियस पावर होगी उसकी वैल्यू एफ डॉट वी हो जाएगी, यानी कि एफ वी कॉस थीटा। अगर मान लो क्या कहते हैं v और f दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और उस समय में मेरी इंस्टैन्टेनियस पावर एफ वी हो जाएगी। अब पावर की अगर मैं यूनिट देखूं तो बेसिक जो SI यूनिट है वो वॉट है, विच इज बेसिकली 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। और दूसरी एक कॉमन यूनिट हॉर्स पावर भी है, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होती है। तो कहीं अगर क्या कहते हैं वॉट में गिवन है तो सिंपल है, और अगर मुझे क्या कहते हैं हॉर्स पावर में गिवन है तो उसको वॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस बेसिक नॉलेज के साथ एग्जाम्पल करते हैं। कह रहे हैं एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 किलोग्राम, एलिवेटर प्लस पैसेंजर, and is moving up with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as in horsepower. तो क्या हो रहा है, मेरे पास एक एलिवेटर है। इस एलिवेटर के ऊपर एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इस पूरी एलिवेटर को एक बॉक्स में रखूं तो एक तो उसके ऊपर 1800 किलोग्राम है। तो अगर मैं यहां पर g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लूं तो इसके ऊपर 18,000 न्यूटन का m इंटू जी 18,000 न्यूटन का ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। इसके अलावा यहां पर फ्रिक्शन का भी फोर्स है जो कि 4,000 न्यूटन का है। तो ऑब्वियसली चूंकि अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है, इट्स मूविंग अप लिखा है ना, तो ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा। ये 4,000 न्यूटन का है। तो टोटल जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो 22,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस 22,000 न्यूटन के साथ अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड की, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आ गई, तो जो इसकी पावर डिलीवर्ड हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स डॉट वी। लेकिन चूंकि यहाँ पर अब यहाँ पे पूछ रहे हैं डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज इन द हॉर्स पावर। तो चूंकि इसके ऊपर 22,000 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और उसके बावजूद भी ये 2 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसके ऊपर कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब 22,000 न्यूटन का ही एक अपवर्ड फोर्स होगा जो कि मोटर इस एलिवेटर पे लगा रही होगी, जिसकी वजह से ये ऊपर जा रही है। तो अगर मैं इस मोटर की पावर P निकालना चाहूं तो F डॉट V हो जाएगी, जो मोटर के द्वारा अप्लाइड फोर्स है उसकी वैल्यू हो गई 22,000
वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, और चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए कॉस ऑफ 0 जो कि 1 हो जाता है। तो यहाँ से मेरी पावर जो हो जाएगी वो 44,000 वॉट हो जाएगी। तो मेरी वॉट में आ गई, इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है, तो इस 44,000 को 746 से डिवाइड कर देंगे तो इतने हॉर्स पावर आ जाएगी। इस तरीके से हम पावर निकाल लेंगे। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, बेसिकली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके मोटर कितना फोर्स लगा रही है वो निकाल लिया और वहां से पावर निकाल ली। अगला जो कंसेप्ट हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वो कोलिजन का है। तो कोलिजन के इस कंसेप्ट में क्या हो रहा है कि बेसिकली मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है। ये m1 मास का पार्टिकल किसी वेलोसिटी v1i, ये v1i है, v1 मतलब पार्टिकल 1 की वेलोसिटी और i का मतलब है इनिशियल। तो ये v1i वेलोसिटी से आकर के मूव करके इस दूसरे पार्टिकल m2 पे लग रहा है। एनसीईआरटी में जब हम लोग इन प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं तो एनसीईआरटी लेवल पे जो पार्टिकल m2 है ये स्टेशनरी रखा हुआ है। अब क्या होगा कि अगर सपोज करो मैं, ये मेरा पार्टिकल 2 है और अगर मैं इसको हेड ऑन आकर के हिट करूं तब तो पार्टिकल 2 स्ट्रेट चला जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कहीं यहां पर हिट करूं तो क्या होगा, पार्टिकल 2 कहीं यहां जाएगा और पार्टिकल 1 कहीं यहां जाएगा। तो मैं इन जनरल प्रॉब्लम को 2 डायमेंशनल मोशन की तरह से देख रहा हूं एनसीईआरटी लेवल पे, और स्पेशल केस में मैं उस 2 डायमेंशनल मोशन को 1 डायमेंशन भी ले लूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर m1 जो है वो m2 को आकर के हिट करे तो इन जनरल मेरा m1 किसी फाइनल वेलोसिटी v1f से θ1 एंगल बना करके जाएगा और m2 किसी फाइनल वेलोसिटी m2f से θ2 एंगल बना करके जाएगा। मुझे क्या करना है, अगर ये θ1 और θ2 इन दोनों की वैल्यू 0 या 180 हो जाए तो जो पूरा का पूरा मोशन होगा वो खाली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो प्रॉब्लम 1 डायमेंशनल मोशन की है और अदरवाइज ये 2 डायमेंशनल मोशन की प्रॉब्लम है। तो हम लोग जिस तरीके से इस चीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो पहले 1 डायमेंशनल मोशन के केसेस देखेंगे और फिर 2 डायमेंशनल मोशन के केस देखेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज, चाहे कोई भी केस हो कोलिजन का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा ट्रू होता है। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये कई बार ट्रू नहीं होती, रादर आई शुड से कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है ये कई बार ट्रू नहीं होती। कई बार क्या होगा, जो टक्कर होगी उसमें एनर्जी साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, किसी दूसरे फॉर्म में लॉस हो जाएगी। तो ऐसे केसेस जहां पर एनर्जी कंजर्व्ड है ये इलास्टिक कोलिजन कहलाते हैं, और ऐसे केसेस जहां पर एनर्जी कंजर्व नहीं है वो इनइलास्टिक कोलिजन कहलाते हैं। इन सारी चीजों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं केस बाय केस लेकर के चलूंगा जैसा कि एनसीईआरटी में किया है। तो सबसे पहला केस है कोलिजन इन 1 डायमेंशन का, और 1 डायमेंशन कोलिजन में भी हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब यह है कि एनर्जी तो लॉस हो ही रही है, लेकिन जब एनर्जी लॉस हो रही है तो इस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास एक पार्टिकल है m1 जिसकी वेलोसिटी v1 इनिशियल है, एक दूसरा पार्टिकल है m2। ये पार्टिकल m1 आकर के इस m2 को हिट करता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि टकराने के बाद ये m1 और m2 दोनों एक साथ मूव करते हैं, उनके बीच में फिर सेपरेशन नहीं होता, आए और दोनों चिपक गए एक साथ और फिर एक साथ मूव कर रहे हैं। तो ये मेरी इनिशियल कंडीशन है जहां पर जो मेरा पार्टिकल m1 है उसकी वेलोसिटी v1 इनिशियल है, जो m2 है इसकी वेलोसिटी v2 इनिशियल की वैल्यू 0 है। एनसीईआरटी में हम लोग हमेशा इसको 0 लेकर के चलेंगे, और टकराने के बाद जो सिस्टम बना इसका मास m1 प्लस m2 हो गया, और सपोज करो इसकी वेलोसिटी v फाइनल हो गई। तो मुझे किसी तरीके से v फाइनल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो चूंकि यहां पर एक ही वेरिएबल है v फाइनल, और मैंने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा होल्ड करता है, तो इसका मतलब मोमेंटम इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 इंटू v1 इनिशियल
शुड बी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी फाइनल। मैं यहाँ पे v1 फाइनल v2 फाइनल नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली v फाइनल लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रही है, उनकी वेलोसिटी सेम होगी। यहां से v फाइनल की वैल्यू m1 v1 इनिशियल अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगी। तो इस तरह से वेलोसिटी आ गई। सिंपल, खाली मोमेंटम कंजर्व करना और कुछ नहीं करना है। क्लियरली जैसे मैंने पीछे बताया था कि यहां पर एनर्जी कंजर्व नहीं होती, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखूं तो उसकी वैल्यू हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर थी। ये v1 है, गलत लिख दिया। हाफ m1 इंटू v1 इनिशियल का स्क्वायर थी, जहां पे m1 इस बॉडी का मास था और v1 इनिशियल इसकी वेलोसिटी थी। प्लस 0 भी लिख सकता हूं बिकॉज m2 की वेलोसिटी 0 है, तो m2 की काइनेटिक एनर्जी है। ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो ये हो जाएगी हाफ इंटू m1 प्लस m2, क्योंकि अब जो मेरा सिस्टम है वो m1 प्लस m2 के मास वाला हो गया है, इंटू v फाइनल का स्क्वायर, जो कि m1 का स्क्वायर v1 इनिशियल का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये m1 प्लस m2 कट जाएंगे, तो ये मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर मैं यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूं डेल्टा के ई, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगी। तो हाफ कॉमन हो गया और एक m1 कॉमन हो गया, बिकॉज यहां भी m1 है, यहां भी m1 है, और एक v1 इनिशियल का स्क्वायर कॉमन हो गया। यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है। अंदर मेरे पास क्या बचा, m1, यहां से एक m1 बचा और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 माइनस 1, ये मेरे पास फाइनल टर्म बचा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करके निकाल लूं तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ m1 m2 v1i का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 विद अ नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब जब मेरा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जब एक बॉडी आकर के दूसरे में टकराई और दोनों एक साथ चिपक करके एक बॉडी बन करके चलने लगे, तो इस प्रोसेस में मेरा मोमेंटम तो कंजर्व होगा लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, और वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसकी वैल्यू माइनस हाफ m1 m2 v1 इनिशियल का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। अगला केस आया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही और साथ ही साथ एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो सपोज करो ये मेरी इनिशियल पिक्चर है, मेरे पास m1 है जिसकी वेलोसिटी v1 इनिशियल है, m2 है जिसकी वेलोसिटी 0 है, और मेरी फाइनल पिक्चर में m1 की वेलोसिटी v1 फाइनल हो जाए और m2 की वेलोसिटी v2 फाइनल हो जाए। ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी हम लोग कोलिजन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो हम थीटा को लेकर के नहीं आए और वेलोसिटी को उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो एक तो मेरा क्या हो जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल आ जाएगा, जहां से मेरी इक्वेशन हो जाएगी m1 v1 इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 फाइनल प्लस m2 v2 फाइनल। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, मैं कह रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहां से हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ m1 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m2
V2 फाइनल का स्क्वायर। ये मेरी दो इक्वेशन आ जाएंगी। ये दो वेरिएबल V1 फाइनल और V2 फाइनल में दो इक्वेशन है जिनको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करने में छोटा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। ये जो मेरी पहली इक्वेशन है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जा रहा है, V1 इनिशियल माइनस V1 फाइनल इंटू M1 इज इक्वल टू M2 V2 फाइनल। ये वाला टर्म मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के आ गया। और जो मेरी दूसरी इक्वेशन है उसमें भी मैं ये वाला टर्म इधर लेफ्ट में लेकर के आ जाऊं तो M1 V1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस V1 फाइनल का स्क्वायर आएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं V1 इनिशियल माइनस V1 फाइनल इंटू V1 इनिशियल प्लस V1 फाइनल लिख सकता हूं और इस चीज की वैल्यू M2 V2 फाइनल का स्क्वायर आ जाएगी। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, मतलब इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दूं तो ये M1 से M1 कैंसिल हो गया, V1 इनिशियल माइनस V1 फाइनल कैंसिल हो गया, ये M2 से M2 कैंसिल हो गया और एक V2 फाइनल कैंसिल हो गया। तो मेरी इक्वेशन क्या बची, V1 इनिशियल प्लस V1 फाइनल इज इक्वल टू V2 फाइनल या V1 इनिशियल इज इक्वल टू V2 फाइनल माइनस V1 फाइनल। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 3 लिख दूं तो क्या हो रहा है, जो मेरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी उनको सॉल्व करना मुश्किल था बिकॉज इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक थी। दोनों को डिवाइड कर लेने से मैंने जो इक्वेशन 3 बनाई वो भी लीनियर बन गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 अपने आप में दो लीनियर इक्वेशंस हैं। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके मैं V1 फाइनल और V2 फाइनल दोनों को सॉल्व कर सकता हूं। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम V1 फाइनल और V2 फाइनल इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इन इक्वेशंस को दोबारा से लिखूं तो मेरी M1 V1 फाइनल प्लस M2 V2 फाइनल इज इक्वल टू M1 V1 इनिशियल, ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, और V2 फाइनल माइनस V1 फाइनल इज इक्वल टू V1 इनिशियल, ये मेरी वो थर्ड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन से मुझे सॉल्व करके V2 फाइनल और V1 फाइनल निकालना है। तो मैं यहां पर अगर M1 से मल्टीप्लाई कर दूं, M1 से मल्टीप्लाई कर दूं और M1 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो M1 प्लस M2 V2 फाइनल इज इक्वल टू M1 V1 ट्वाइस ऑफ M1 V1 इनिशियल आ जाएगा। यहां से V2 फाइनल की वैल्यू ट्वाइस ऑफ M1 V1 इनिशियल अपॉन M1 प्लस M2 आ जाएगी। और फिर मैं इस V2 फाइनल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो V1 फाइनल की वैल्यू यहां से अगर मैं देखूं तो ये V2 फाइनल माइनस V1 इनिशियल होती थी जो कि 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस 1 इंटू V1 इनिशियल हो जाएगी। कॉमन लेंगे तो हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू, अरे गलत लिख दिया मैंने, V1 इनिशियल है इंटू V1 इनिशियल। तो इस तरीके से मेरे पास पहले पार्टिकल की भी फाइनल वेलोसिटी आ गई और दूसरे पार्टिकल की भी फाइनल वेलोसिटी आ गई। मैं सॉल्व करके इन दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एक तो ये वाली इक्वेशन याद रखनी है कि टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा, और दूसरी बात ये इक्वेशन याद रखनी है कि V2 फाइनल माइनस V1 फाइनल इज इक्वल टू V1 इनिशियल, जो कि मेरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आई है, काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके आई है। यहां पर मैं दो छोटे छोटे केस ले लेना चाहूंगा। पहला केस है
अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए, यानी कि दोनों बॉडी का मास इक्वल हो जाए, तो जो मेरा V2 फाइनल आ जाएगा यहां पर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2m अपॉन 2m इंटू V1 इनिशियल। तो ये V1 इनिशियल के इक्वल हो जाएगा, और जो मेरा V1 फाइनल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों मास इक्वल है तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जब m1 इक्वल टू m2 है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में, जब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी तो वहां पर वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। दूसरा केस क्या है कि सपोज करो मैं ले लूं m2 वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, यानी कि सपोज करो मेरे पास एक बॉल है जो किसी दीवार से जाकर के टकरा गई, तो जो मेरा V2 फाइनल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2m1 V1 इनिशियल अपॉन m1 प्लस m2। नीचे चूंकि डिनोमिनेटर में m2 बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करने की वजह से V2 फाइनल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 ही रहेगी, यानी कि दीवार बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। लेकिन जो मेरा V1 फाइनल है उसकी वैल्यू हो जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू V1 इनिशियल। अब m2 के सामने m1 की कोई औकात नहीं है, तो इन दोनों को मैं हटा देता हूं। मतलब मैं वॉल के मास में से एक बॉल का मास सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या ऐड कर रहा हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब ऊपर नीचे माइनस m2 अपॉन प्लस m2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसलिए माइनस ऑफ V1 इनिशियल हो जाएगी। तो यानी कि जब मेरी जो बॉल है वो किसी दीवार से जाके टकरा रही है, यानी कि m2 जो है वो अगर m1 से बहुत बड़ा है, कोई हल्की चीज किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा रही है, तो जो बड़ी वाली चीज है वो तो जैसे पहले स्टेशनरी थी वो बाद में वैसे ही स्टेशनरी रहेगी, लेकिन जो छोटी वाली चीज है उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि वो टकरा करके सीधे वापस लौट जाएगी। तो ये जो इतने ढेर सारे फॉर्मूले बन के निकल आए, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनको हम ऑन द गो भी निकाल सकते हैं। और उस चीज को डेवलप करने के लिए मैं एक नया कंसेप्ट दूंगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरे पास m1 और m2 ये दो मास हैं जिनकी मेरे को इनिशियल वेलोसिटी V1 इनिशियल और यहां पर 0 है, लेकिन वैसे V2 इनिशियल पता होगी। तो फाइनल वेलोसिटी इनकी जो भी V1 फाइनल और V2 फाइनल है ये मुझको बतानी है। तो एक तो इक्वेशन PI इज इक्वल टू PF ये हमेशा होल्ड करेगी। तो यहां से m1 V1 इनिशियल इज इक्वल टू m1 V1 फाइनल प्लस m2 V2 फाइनल, ये हम हमेशा लगा लेंगे। दूसरा जो केस था उस चीज को डेवलप करने के लिए, दूसरा जो केस था एनर्जी वाला, जो कि कभी कंजर्व होती कभी कंजर्व नहीं होती है, उस चीज के लिए हमने एक नया कंसेप्ट दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो मैं कहता हूं कि एक वेरिएबल E है, इसको मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता हूं, और इसकी वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोलिजन के बाद जो दोनों पार्टिकल के बीच में सेपरेशन की वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय कोलिजन से पहले जो दोनों पार्टिकल के बीच में अप्रोच की वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं कोलिजन के बाद देखूं तो जो मेरा पार्टिकल 2 है वो आगे की तरफ भागेगा V2F वेलोसिटी से, और उसको पीछे ये V1F वेलोसिटी से चेस करेगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी वो V2F माइनस V1F हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है, जो कि यहां पर V2 इनिशियल 0 है, इसलिए इसकी वैल्यू डायरेक्टली V1 इनिशियल हो जाएगी। अगर कहीं पर सपोज करो V2 इनिशियल की वैल्यू 0 ना होती तो इसकी वैल्यू V2 फाइनल माइनस V1 फाइनल अपॉन V1 इनिशियल माइनस V2 इनिशियल हो जाती है। यानी कि जिस स्पीड से 1 2 की तरफ आया तो उसमें 1 की वेलोसिटी माइनस 2 की वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई। और जिस स्पीड से 2 1 से दूर भागा जो कि V2 फाइनल माइनस V1 फाइनल हो गई, इस चीज को मैं E कहता हूं, जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में जब E की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगी। इसका मतलब जो दोनों पार्टिकल हैं वो एक साथ मिल करके चलेंगे। और जब E की वैल्यू 1 है तो ये केस हो गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। यानी कि अब यहां पर मेरी इक्वेशन जैसा मैंने अभी पीछे ड्राइव किया था, अगर मैं इसको 1 लिख दूं तो मेरी इक्वेशन V2 फाइनल माइनस V1 फाइनल जो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है इज इक्वल टू V1 इनिशियल, ये मेरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी। तो ये मेरे दो अननोन वेरिएबल है V1 फाइनल V2 फाइनल, और उनमें दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे चाहे कोई भी केस हो। इस पे एग्जांपल करते हैं। कह रहे हैं इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड टिपिकली 10 to the power of 7 मीटर पर सेकेंड मस्ट बी स्लोड डाउन टू 10 to the power of 3 मीटर पर सेकेंड। अब 10 to the power of 7 मीटर पर सेकेंड की चीज को 10 to the power of 3 मीटर पर सेकेंड पे ले जाना है, सो दैट इट कैन हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरैक्टिंग विद यूरेनियम 235। ठीक है, अब मुझे ये शो करना है कि दैट अ न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कोलिजन विद लाइट न्यूक्लियाई लाइक ड्यूटोरियम और कार्बन व्हिच हैज मास ऑफ ओनली फ्यू टाइम्स द न्यूट्रॉन मास। अब यहां पर हो क्या रहा है, मेरे पास एक पार्टिकल है न्यूट्रॉन जिसका मास मान लो m1 है और इसकी v1 इनिशियल जो है वो 10 to the power of 7 है। ये दूसरे पार्टिकल m2 के साथ अगर इलास्टिक कोलिजन करेगा तो कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी v1 फाइनल होगी, मैंने पीछे डेराइव की इसलिए मैं दोबारा डेराइव नहीं कर रहा हूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 इनिशियल। इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m1 v1 इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगी, और जिसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m1 इंटू v1 फाइनल का स्क्वायर हो जाएगी, जहां पे v1 फाइनल की ये वैल्यू है। अब मैं चाहता हूं ये अपनी एनर्जी लूज करे, तो मुझे लॉस ऑफ एनर्जी अगर मैं लिखना चाहूं तो वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। मैं यहां पर जानबूझ करके सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इनकी वैल्यू निकालना। के फाइनल की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देना और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। जो ये लॉस ऑफ एनर्जी आया है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट निकालूं, जो कि बेसिकली ये लॉस अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब क्लियरली अगर मैं m1 इज इक्वल टू m2 रख दूं तो ये तो 4m स्क्वायर अपॉन 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि सारी एनर्जी लूज हो जाएगी। जो मेरा न्यूट्रॉन है वो रुक ही जाएगा, तो मैं न्यूट्रॉन को डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकता हूं। अब अगर सपोज करो मैं न्यूट्रॉन की बजाय ड्यूटोरियम लूं तो जो मेरा m2 है वो 2m1 हो जाएगा, और यहां पर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस की वैल्यू अगर तुम इसको 2m1 डालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 8/9 हो जाएगी, यानी करीब करीब 89% एनर्जी एक कोलिजन में लूज हो जा रही है। जब मैं अपनी वेलोसिटी को 10 to the power of 7 से 10 to the power of 3 लाना चाह रहा हूं तो जो मुझे एनर्जी लूज करनी है वो कुछ 99.99999 काफी ढेर सारे 9 के ऑर्डर की है। तो इसका मतलब मैं एक कोलिजन में अगर 89% एनर्जी लूज करता हूं फिर 89% यूज करता हूं तो कुछ कोलिजन के बाद ये एनर्जी लूज होकर के उस लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पर न्यूट्रॉन की वेलोसिटी 10 to the power of 3 मीटर पर सेकंड होगी। अब जैसे मान लो इन्होंने दूसरा केस लिया कार्बन का, जैसे ही मैं m2 को 6m1 लेता हूं वैसे ही इस चीज की वैल्यू हो जाएगी 24/49। अब जैसे हमने दूसरा केस लिया कार्बन का, अगर मैं कार्बन के लिए m2 को 12m1 ले लूं, बिकॉज जो कार्बन का मास है वो न्यूट्रॉन से 12 टाइम ज्यादा है, तो यहां पर वैल्यू डालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 48 अपॉन
169, तुम कैलकुलेट करके देखना, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% के बीच में ही लाई करी। इसका मतलब कार्बन के साथ जो कि अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास ही हुई, तो एक कोलिजन में खाली 30% एनर्जी लूज हो रही है। तो इस तरीके से 10⁻⁷ को 10⁻³ बनाने के लिए बहुत ढेर सारे कोलिजन लगेंगे। और अगर मैं कार्बन से भी और ज्यादा भारी एटम्स यूज करूं तो फिर क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा कोलिजन लगेंगे और वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर मुझे ऐसी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज करानी है तो फिर मुझको हल्के न्यूक्लियाई ही चाहिए, भारी न्यूक्लियाई से काम चलेगा नहीं। अब जो अगला कंसेप्ट आया, इसमें उन्होंने कोलिजन को उठा करके एक डायमेंशन से 2 डायमेंशन में कर दिया। यानी कि मेरे पास ये एक बॉल रखी थी M2, जिसके ऊपर ये दूसरी बॉल M1 V1 इनिशियल वेलोसिटी से आकर के टकराई। टकराने के बाद M1 कुछ V1 फाइनल वेलोसिटी से θ1 एंगल बना के गई और M2 कुछ V2 फाइनल वेलोसिटी से θ2 एंगल बना करके गई। अब अगर मैं चाहूं तो जो मेरी मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन है, यानी कि अगर मैं PI = P फाइनल लिखूं तो एक तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी M1 V1 इनिशियल = M1 V1 फाइनल cos θ1 प्लस M2 V2 फाइनल cos θ2। ये x एक्सिस के अबाउट मैंने मोमेंटम बैलेंस कर लिया। ऐसे ही y एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंटम बैलेंस करूं तो इनिशियल तो ये 0 है, इसकी वैल्यू M1 V1 फाइनल sin θ1 माइनस M2 V2 फाइनल sin θ2 हो जाएगी। तो जो मेरी मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन है वो वास्तव में अपने आप में 2 इक्वेशन हो जाएंगी। इसके अलावा अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक, अब इस केस में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों बॉडी एक साथ चिपक जाएंगी और मोमेंटम कंजर्व करने के लिए उनको उसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा जहां पर V1 इनिशियल थी। इसलिए यहां पर इलास्टिक कोलिजन का ही केस लेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में मेरी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। तो एक और जो मेरी इक्वेशन आ जाएगी वो K इनिशियल = K फाइनल, यानी कि हाफ M1 V1 इनिशियल का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाफ M2 V2 M1 V1 फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्लियरली क्या हो रहा है, यहां पर V1 फाइनल, V2 फाइनल, θ1 और θ2 4 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकता है। तो इन जनरल क्या होगा, इन 4 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। वास्तव में देखो तो सपोज करो मेरी ये बॉल M1 V1 वेलोसिटी से आ रही है, V1 इनिशियल वेलोसिटी से आ रही है, और अगर मान लो M2 ऐसे रखा है, या सपोज करो दूसरे केस में इसी लाइन के आगे लेकर के जाऊं और M2 ऐसे रखा है, तो पहले वाले केस में θ2 की वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे वाले केस में θ2 की वैल्यू कुछ और होगी। तो इनिशियल कोलिजन का डायरेक्शन कैसा है उसके हिसाब से इन चारों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल मुझको गिवन होगा और उसके बाद ही मैं बाकी 3 वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूं। इसके ऊपर उन्होंने एक एग्जांपल दिया, कह रहे हैं कंसीडर द कोलिजन बिटवीन 2 बिलियर्ड्स बॉल ऑफ इक्वल मासेस। तो M1 = M2 कह दिया। द बिलियर्ड प्लेयर वांट टू सिंक द टारगेट बॉल यानी कि जो ये मेरी बॉल M2 है, इन अ कॉर्नर पॉकेट विच इज एट एन एंगल ऑफ θ2 = 37 डिग्री। तो ये एंगल θ2 मुझको दे दिया। एज्यूम दैट द कोलिजन इज इलास्टिक एंड दैट फ्रिक्शन एंड रोटेशनल मोशन आर नॉट इंपॉर्टेंट, ऑब्टेन θ1। तो एक तो बात क्या हो जाएगी कि तो यहां पर एनसीईआरटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया कि वो जो cos θ1 sin θ1 वाले 2 पार्ट में, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगा देंगे। तो हाफ M1
v1 इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 फाइनल का स्क्वायर। यहाँ पर ये m1 m2 आपस में बराबर है तो इनको हटा देता हूँ और ये हाफ भी आपस में इक्वल हैं। तो बेसिकली एक तो बात ये आ गई कि v1 इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 फाइनल का स्क्वायर प्लस v2 फाइनल का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी यहां पर जो इक्वेशन लग रही है, क्योंकि मुझे θ1 निकालना है इसलिए मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन को, और मुझे θ2 पता है इसलिए मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन को लिख सकता हूं कि P1 इनिशियल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 फाइनल का स्क्वायर प्लस P2 फाइनल का स्क्वायर प्लस 2P1 इनिशियल, सॉरी P1 फाइनल है, इंटू P2 फाइनल इंटू कॉस ऑफ θ1 प्लस 37 डिग्री। ये लिख सकते हैं बिकॉज जो भी मेरा ये टर्म है ये अल्टीमेटली P1 फाइनल और P2 फाइनल का वेक्टर सम हो गया जो कि टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया। P फाइनल हो गया और ये तो मेरा P इनिशियल है ये। तो मैंने इस बार क्या किया, cos θ1 cos θ2 लिख करके सॉल्व नहीं किया बिकॉज में लंबा हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि मुझे खाली एंगल ही चाहिए था इसलिए एंगल के टर्म को लेकर के दोनों वेक्टर को सॉल्व कर दिया। अब ये जो मेरा P1 इनिशियल है इसकी वैल्यू में m और v होंगी, लेकिन चूंकि दोनों बॉडी के मास इक्वल हैं इसलिए मैं पूरी इक्वेशन में से m को कैंसिल कर देता हूं। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहां से v1 इनिशियल का स्क्वायर v1 फाइनल का स्क्वायर जो कि इस टर्म से आएगा प्लस v2 फाइनल का स्क्वायर जो कि इस टर्म से आएगा प्लस 2v1 फाइनल v2 फाइनल कॉस ऑफ θ1 प्लस 37 डिग्री आ जाएगा। और अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ये वाला टर्म इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि cos θ1 प्लस 37 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या यहां से θ1 प्लस 37 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी बिकॉज cos θ प्लस 37 0 का मतलब है θ1 प्लस 37 इज 90 डिग्री, 90 डिग्री पे cos की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहां से θ1 की वैल्यू 53 डिग्री आ जाएगी। तो ये तो मेरा सोल्यूशन आ गया। दूसरी बात यहां से एक और चीज निकल के आ गई कि जब भी मेरे पास कोई बॉल किसी दूसरी बॉल पे इलास्टिक कोलिजन करती है तो परफेक्टली इलास्टिक 2 डायमेंशनल कोलिजन के केस में जो θ1 प्लस θ2 है इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी इफ m1 इज इक्वल टू m2 एंड E इज इक्वल टू 1। तो अगर दोनों बॉडी के मास इक्वल है और उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है यानी कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। वो भी हमने यहाँ पर करके दिखा दिया। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। अब आप लोग NCERT की प्रॉब्लम करो। थैंक यू वेरी मच।